हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग रियल नंबर देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 के लिए। और ये वीडियो लेक्चर आपके यूपी बोर्ड जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने लगे, क्योंकि रियल नंबर सारे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो लेक्चर के ऊपर लाइक कर देना है, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज क्या देखेंगे, पहले तो हम लोग का आज वीडियो लेक्चर में रहेगा आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट देखेंगे। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर में इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। और तीसरे वाले में आपका शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर को 3 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में थ्योरी और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है अभी। कल आपका जो रहेगा लाइव वीडियो करेंगे हम लोग कल, ठीक है। आज रिकॉर्डेड वीडियो है, कल के वीडियो लेक्चर हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा एग्ज़ाम प्रेप मास्टर 247 यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इसको पढ़ा कौन रहा है, तो मेरा नाम है विश्व, ठीक है। तो इसको विश्व भैया आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला हेडिंग हमारे पास ये रहा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर देखते हैं एंड रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। नंबर क्या होता है पहले ये जान लो आप लोग। तो संख्या नंबर क्या होता है, नंबर एक मैथमेटिकल सिंबल होता है, यूज़ टू काउंट के लिए यूज़ करते हैं, मेज़र के लिए यूज़ करते हैं और कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नंबर ये होता है। अब नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, आपका एक नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, एक इंटीजर होता है, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल होता है, एक रियल नंबर आपका होता है, ठीक है। अब चले बात करते हैं। अब इसमें एक बात करते हैं हम लोग पहले इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं, 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, 8, 10, 12। तो जो 2 से डिविजिबल होता है वो सारे नंबर क्या होते हैं आपके, इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम होगा ही। अब बात करते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, ऑड नंबर, विषम संख्या बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ऑड नंबर होते हैं। तो लास्ट डिजिट इसमें क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। तो ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑड नंबर ये हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो कि 1 से डिविजिबल हो और एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, ठीक है। 1 और खुद से डिविजिबल हो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, ठीक है। तो ये 2 जो है इसमें एक ओनली बस 2 ही है जो कि वो आपका इवन नंबर है, ठीक है। इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, लेकिन इस प्राइम नंबर बस एक 2 ही जो है वो आपका इवन प्राइम नंबर इसमें होता है। क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये खुद अकेला जो है ये आपका इवन प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करेंगे को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है, परस्पर अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं को प्राइम नंबर क्या है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, को प्राइम नंबर को अब देखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ये परस्पर अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि 2 नंबर आर को प्राइम इफ़ देयर HCF 1। देखो अगर 2 नंबर हैं जैसे कि 2 है और 3 है, ठीक है, इसका HCF क्या होगा, 2 और 3 का 1 हो जाएगा,
ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो। तो 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पर आपके को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 है 15 है, ठीक है। 8 और 15 का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी आपका को प्राइम है। इसकी दो नंबर का अगर HCF आपका 1 निकल कर आता है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। सह अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 20 भी दो नंबर का आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अगर 1 आ जाएगा तो वो को प्राइम नंबर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है हमारे पास टॉपिक, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है इसको जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में संयोज्य संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर ली, ठीक है, और इसका मोर देन 2 फैक्टर आपको निकल कर आ गया। क्या आ गया, मोर देन 2 फैक्टर आपका अगर निकल कर आ गया तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो सारे आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अगर 4, जैसे कि कोई भी नंबर है उसका मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि 4 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो देखो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। अगर मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से सिमिलरली 8 को ले लेते हैं। 8 के भी देखते हैं कितने मोर देन कितने फैक्टर होते हैं। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। तो ये मोर देन 2 फैक्टर आ गया। तो 8 भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर भी हम लोग का हो गया। अब बात करेंगे हम लोग रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको P/Q फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P/Q में इसको हम लोग शो करते हैं। तो P को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर। और 2 को हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। तो P यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया, Q डिनोमिनेटर यहाँ पर हो जाएगा। तो नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर। यहाँ पर P और Q क्या है, दोनों आपके ये इंटीजर हैं। और इंटीजर यहाँ पर किस तरीके का हो सकता है, दो तरीके के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही होगा और निगेटिव इंटीजर भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब एग्जांपल कुछ देख लेते हैं रैशनल नंबर के। तो देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना रैशनल नंबर की एग्जांपल में कि अगर 0 है, ठीक है, तो 0 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, 0 भी आपका रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो 0 है, 0 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0 है, 0 के नीचे 2 लिख सकते हैं। 0 है, 0 के नीचे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये P फॉर्म में है और ये Q फॉर्म में है, ठीक है। Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो Q इक्वल टू नॉट 0 मान लीजिए जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 0 क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आपका रैशनल नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/2 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। -3/4 है, ये भी रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है। 5 भी रैशनल नंबर है और 7/1 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके हो गए। 1/2, -3/4, 5, 0, 7/1, ये सारे रैशनल नंबर है। तो एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो कोई भी आपका इंटीजर हो या, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, क्या हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, एवरी इंटीजर क्या है, एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन क्या है, वो इज़ रैशनल नंबर। क्या है, इज़ रैशनल नंबर है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये आपको, इसको नोट कर लो आप लोग। तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे 2 हो, -2 हो, -5 हो, वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। और चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, 2/1 हो, 3/4 हो, 1/2 हो, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया। तो आगे चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को कैसे हम लोग देखेंगे, इरैशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या नहीं लिखा जा सकता, P/Q फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये इरैशनल नंबर होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि √2 इरैशनल नंबर है, √3 इरैशनल नंबर है, पाई इरैशनल नंबर है, ई इरैशनल नंबर है, ठीक है।
ये सारे इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन में बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसका करेंगे तो ये नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं ये, ठीक है। इसलिए इसको इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हो गया, समझ में आ गया। अब इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो जो होता है वो आपका इंटीजर होता है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंटीजर में दो तरीके के इंटीजर्स होते हैं आपके इंटीजर्स में। एक तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक आपका निगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 +2 +3। निगेटिव इंटीजर का -1 -2 -3, ठीक है। और जीरो के जितने भी राइट साइड में जाएंगे नंबर वो सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। और जीरो के जो भी लेफ्ट साइड में नंबर जाएंगे वो निगेटिव इंटीजर होंगे, क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इंटीजर क्या होते हैं। अब आगे चलें तो इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव इंटीजर प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पूरा इंटीजर्स का अगर हम लोग इंटीजर फैमिली बात करें, इसमें इंटीजर की फैमिली, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो वो सारे आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जीरो। जीरो के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो देखते हैं हम लोग। तो जीरो को इन्वेंट कौन किया था, आर्यभट्ट ने किया था, इंडिया से 5th सेंचुरी में। कब किया था, 5th सेंचुरी में किया था। तो जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है नहीं तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर जीरो इंटीजर में आपका आएगा तो ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ना ही ये प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इवन नंबर होता है। ये क्यों होता है इवन नंबर, देखो जीरो इवन नंबर इसलिए होता है कि 2 से इसको डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, क्या वैल्यू आएगा, जीरो ही वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जीरो एक इवन नंबर होता है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 पर देखते हैं, इंटीजर होल नंबर और रैशनल नंबर। ये इंटीजर भी होता है, जीरो क्या होता है आपका, ठीक है, जीरो इंटीजर भी होता है आपका, ठीक है, जीरो इंटीजर भी होता है, जीरो आपका होल नंबर भी होता है और जीरो आपका रैशनल नंबर भी होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है। जीरो क्या होता है, इंटीजर भी होता है, जीरो होल नंबर भी होता है और जीरो आपका रैशनल नंबर भी होता है। अब फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो अगर निकालना हो तो क्या होगा, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो अगर निकालना हो तो क्या होगा, देखो अगर बात करते हैं लोग फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो क्या होगा, निकल कर आएगा आपका। तो अगर हम जीरो का फैक्टोरियल करते हैं तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। तो जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है आपका। अगर जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो जीरो का, या 9999 से मल्टीप्लाई कर लो जीरो का, रिजल्ट आपका क्या देगा, ये जीरो ही देगा, ठीक है। जीरो का किसी भी नंबर से, कितने भी बड़े से बड़े नंबर से, कितने भी छोटे से छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका हमेशा ये ऑलवेज क्या देगा, आपका जीरो ही रिजल्ट देगा। जीरो से मल्टीप्लाई किया, अगर डिवीज़न करेंगे जीरो से, ठीक है, मान लो कि 2 है, 2 का डिवाइड कर दिया जीरो से, 3 का डिवाइड कर दिया जीरो से, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से हम लोग किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, जीरो का किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, जिसको अनडिफाइंड भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आपका आएगा। जैसे मान लो 1 है, 1 में जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। 2 है, 2 में जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 3 है, 3 में जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो आप ऐड करोगे तो वही नंबर आपको मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ज़ीरो यहाँ पर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो लेक्चर को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जीरो की बात करते हैं। जीरो को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, रोमन नंबर में, रोमन न्यूमरल में जीरो को कैसे लिखा जा सकता है बताइए। तो देखो
जीरो जब रोमन अंक था तो उसमें जीरो की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जब रोमन अंक बने थे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके 100 1000 1 मिलियन 1 बिलियन इस तरीके से जब नंबर बने थे तो उसका रोमन नंबर तो था, लेकिन उस समय जीरो का खोज नहीं हुआ था, इसलिए जीरो का रोमन न्यूमरल नहीं था। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल डू नॉट हैव अ सिंबल फॉर जीरो। तो रोमन न्यूमरल में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोमन यूज्ड काउंटिंग विद लेटर आई वी एक्स एंड हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो उस समय जब रोमन नंबर की खोज हुई थी तो उस समय जीरो का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो केम लेटर फ्रॉम इंडियन मैथमेटिक्स। तो रोमन न्यूमरल के बाद जो जीरो का कॉन्सेप्ट था वो इंडियन मैथमेटिक्स में आया था। ठीक है, नहीं तो क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम होता था स्पेस का डिस्टेंस मेज़र करने में या कोई भी डिस्टेंस मेज़र करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जीरो के बिना। तो पहले रोमन न्यूमरल्स ही होता था, फिर बाद में जब जीरो आया तो स्पेस की जो डिस्टेंस है स्पेस में, स्पेस से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन थे वो बहुत आसान हो गया। जब जीरो नहीं था तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जीरो का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सारे मेज़रमेंट और सारे कैलकुलेशन में जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप स्पेस ले लो या साइंटिफिक वे में ले लोगे आप, तो साइंटिफिक वे में जीरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लेकिन उसमें न्यूमरल नंबर था, रोमन न्यूमरल था, तो इस वजह से साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड कैलकुलेशन करने में। अब बात करते हैं या साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में। अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम की और एचसीएफ की। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का पहले तो फुल नेम आपको मालूम होना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं उसका हमें क्या निकालना होता है? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। जैसे मान लो कि दो नंबर है हमारे पास, 6 है और 8 है, इसका एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल? तो देखो 6 है 8 है, तो डिवीज़न मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। बिल्कुल डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 हो गया। 1 मिनट, 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 6 और 8 का एलसीएम ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो 6 8 का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा? 24 आपका निकल कर आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 नंबर ले लेते हैं, उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसको एक और भी तरीके से फैक्टर मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कैसे? देखो 6 है और 8 है। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? देखो ये वाला पूरा आपको ले लेना है। ठीक है, क्या करना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या है? 3, 3 को ले लो। तो क्या हो जाएगा? ये 24 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिवीज़न मेथड भी कर सकते हैं और फैक्टर मेथड से भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जैसे कि 8 हैं, 6 हैं और 24 है, तो इसमें एलसीएम क्या निकल कर आएगा वो देखते हैं। तो पहले देखो 8 है, 6 है, 24 है, इसका डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 12 24, 2 दूनी 4, 3, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3, 3 एकम 3। ठीक है, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो 8 6 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हो लास्ट वाला नंबर ये 24 है ना, 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 6 के टेबल में भी 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो बड़ा नंबर 24 है, तो इसका एलसीएम 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। और एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, फॉर्मूला मेथड है। क्या? देखो अगर दो नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, 6 है और 8 है। क्या है? 6 है और 8 है। एलसीएम निकालना है किसका? 6 का और 8 का। तो क्या हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो दोनों नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर लो 6 गुणे 8, और 6 8 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ नीचे निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा इसमें? 6 और 8 का। अगर एचसीएफ निकालें 6 और 8 का, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3,
8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कॉमन कौन सा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 2 फैक्टर कॉमन है तो 2 ले लिया। 2 से 8 को काट दो 4 बार में, 6 चौका 24। तो इस तरीके से भी फार्मूला का यूज़ करके भी आप लोग LCM को आसानी से निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, फार्मूले का यूज़ करके भी आप लोग LCM को आसानी से निकाल सकते हो। तो हो गया यहाँ पर। आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पर। उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको LCM अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास HCF। HCF क्या होता है, तो HCF का पहले फुल फॉर्म जान लो आप लोग। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। ये होता है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर 18 हैं, 24 हैं और आपके पास, ठीक है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, 2 3 6 6 18, ठीक है। 24 को भी फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 होता है, तो 2 गुणे 2 4 और 4 3 12 हो जाएगा। अब कॉमन देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन यहाँ पर मिल गया, 2 को ले लिया। यहाँ पर 3 कॉमन मिल गया, 3 को ले लिया। तो 18 और 24 का HCF क्या निकल गया, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। 6 से देखो 18 भी डिविजिबल होगा, 6 से आपका 24 भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर HCF आपका क्या निकल कर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 6 निकल कर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं और, ठीक है, और एक और मेथड है, डिवीज़न मेथड है, उसको भी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। अभी आगे देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, लेकिन यहाँ पर मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। जैसे 18 और 24 का आपको HCF निकालना, तो क्या करेंगे, 18 से 24 का डिवाइड कर देंगे। 18 एकम 18, 6 हो गया। अब फिर इस 18 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 हो गया। तो जिस नंबर से ये कंप्लीटली कट के रिमाइंडर 0 दे दिया, वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो HCF यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, 18 और 24 का 6 HCF आपका निकल कर आ जाएगा। मीन्स कि 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट बात करते हैं इसमें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसके पहले बताया था, डिवीज़न मेथड से पहले, और ये वाला भी आपको डिवीज़न मेथड मैंने बता दिया, ठीक है। तो HCF को जैसे आपको निकालना है, जैसे आपको आसानी पड़े, अच्छा लगे, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। जब डिवीज़न मेथड से बोलेगा तो इस तरीके से HCF आपको निकालना होगा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा तो जैसा पहले बताया था आपको, उस तरीके से आपको HCF निकालना पड़ेगा। अब चलें नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है GCD। GCD क्या होता है, तो GCD को हम लोग फुल फॉर्म में GCD को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र बोलते हैं, ठीक है। GCD का दूसरा नाम भी क्या होता है आपका, HCF होता है। HCF बोलो या GCD बोलो, बात एक ही होता है, ठीक है। GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, HCF का आपका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। जो HCF होता है वही आपका क्या होता है, GCD होता है। अब चलें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, HCM LCM का प्रोडक्ट दिया हो, तो वो किसके बराबर होता है, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई के बराबर। मतलब कि 2 नंबर है, एक नंबर है आपके पास A और एक नंबर है B, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, LCM ऑफ द 2 नंबर एंड HCF ऑफ दिस 2 नंबर, ठीक है, ये दोनों इसके बराबर होता है, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो 2 नंबर के LCM और 2 नंबर के HCF के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये प्रोडक्ट रिलेशन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हैं तो उसका LCM कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही 3 नंबर है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कैसे बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है। 4 6 8 है, इसका हमें LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, डिवीज़न कर लो पहले। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 3, 2 से काटो, 2 से एक बार में 3, 3 से एक बार में, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो 4 6 8 का LCM क्या निकल कर आ जाएगा, 24 निकल कर आ जाएगा। अगर इसी का हम लोग वो निकालें,
HCF निकालें तो क्या निकल कर आ जाएगा। देखो ये तो LCM निकल गया, HCF अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मान लो कि 4 है था, 6 था और 8 था, यही था। HCF निकालना है तो 4 का फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणे 2, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 गुणे 3, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखो इसमें कॉमन क्या है आपका, 2 ही कॉमन आ रहा है। तो 4 6 8 का जो HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आप HCF भी इसको बोल सकते हो, आप इसको GCD भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर LCM भी हो गया, HCF भी हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा इस PPT से हो गया। अब नेक्स्ट PPT पर चलते हैं। नेक्स्ट PPT में बोल रहा है LCM को क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल, LCF इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ ऑल, ठीक है। तो HCF जो होता है ना, HCF और LCM में रिलेशन अगर हम लोग निकालें तो क्या होता है, HCF जो होता है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉलर नंबर होता है। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू स्मॉलर नंबर होता है। क्या होता है, HCF जो होता है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉलर नंबर होता है। LCM क्या होता है, LCM जो होता है ये ग्रेटर इक्वल टू लार्ज नंबर होता है। क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू लार्ज नंबर होता है, ठीक है। LCM क्या होता है, लार्ज नंबर से हमेशा बड़ा या तो बराबर होता है। HCF आपका छोटे नंबर से छोटा या तो बराबर होता है। तो ये सारे कंडीशंस आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारे पास ये क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HCF आपको 12 और 18 का निकालना है तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 3 12। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, यही हो जाएगा। देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है। तो HCF क्या निकल कर आएगा, 2 गुणे 3, मीन्स कि HCF जो है 12 और 18 का क्या निकल कर आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। ये तो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। डिवीजन मेथड से 12 और 18 का हमें निकालना है HCF। तो क्या करेंगे, 12 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 12 से एक बार में गया 12, 6 बच गया। फिर 6 को 12 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार में पूरा कट गया। तो इसका HCF क्या निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। तो दोनों केस में आपका HCF सेम निकल कर आ जाएगा। और LCM कैसे निकालते हैं, LCM का भी बात कर लेते हैं हम लोग। LCM आपका डिवीज़न मेथड से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है। HCF LCM का रिलेशन भी आप निकाल सकते हो, वही 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM, बिल्कुल निकल जाए, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा नेक्स्ट एग्ज़ाम टिप्स देख लेते हैं। देखो अगर नंबर जो है आपका को प्राइम है, ठीक है, अगर 2 नंबर आपस में को प्राइम है तो उनका HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। क्या होगा, जैसे कि मान लो कि 2 को प्राइम नंबर है, 2 है और 3 है और इसका LCM आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे, 6 ही इसका LCM हो जाएगा। और HCF 2 3 का क्या हो जाएगा, क्योंकि HCF 2 3 का 1 होगा, क्योंकि 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल 5 और 9 दे रखा है। तो देखो 5 और 9 नंबर जो हैं आपस में को प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो HCF निकल कर आ जाएगा वो आपका 1 आ जाएगा। अगर LCM निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 9 कर लेंगे तो 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM 45 हो गया और HCF 1 हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम टिप्स हैं आपके, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर रहा हमारे पास ये। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम देखेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो ये होता है आपका A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, जिसमें R जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें बात हम लोगों के लिए। ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है, 2 नंबर को डिवाइड करता है। बी यहाँ पर हमारे पास डिवीज़र है। क्यू हमारे पास कोसेंट है और आर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये यूक्लिड लेमा डिवीज़न थ्योरम में हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 17 है, 17 को 5 से डिवाइड कर दिए हैं यूक्लिड लेमा डिवीज़न से, तो कितने बार हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 रिमाइंडर बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 17 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 गुणे 3 प्लस 2, यही लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डिवीज़र है और ये यहाँ पर कोसेंट है
और ये यहाँ पर रिमाइंडर है और ये यहाँ पे डिविडेंड है डिविडेंड। ये 17 जो होता है ये डिविडेंड होता है, ये 5 जो होता है ये डिवीज़र होता है, और ये 3 जो होता है ये कोसेंट होता है, और ये 2 जो बचा आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो वही सारी चीज़ें आपकी है। अब 2 रिमाइंडर जो है ये क्या है आपका, 0 से बड़ा इक्वल टू है, बिल्कुल 2 आपका 0 से बड़ा इक्वल टू है, लेकिन 5 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 2 क्या है, 0 से तो बड़ा और इक्वल है, लेकिन 5 क्या है, छोटा है। समझ में आ गया? इसी को यूक्लिड लेमा डिवीज़न थ्योरम हम लोग बोलते हैं। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, अब चलें, सेटिस्फाई हो गया आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम। अब आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इसी तरीके से दिया है, सिंपली आपका क्या, 5 से 17 का डिवाइड किया है। 5 से कितने बार हो जाएगा, 5 नहीं 15, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर हैं, 3 कोसेंट हैं, 5 डिवीज़र हैं और 17 डिविडेंड है। क्या है, 17 डिविडेंड है। तो ये 17 कैसे बनेगा, डिविडेंड कैसे बनता है, डिवीज़र मीन्स कि 5 गुणे कोसेंट 3 प्लस 2 रिमाइंडर, इस तरीके से आपका ये नंबर बनता है। इसी को यूक्लिड लेमा डिवीज़न थ्योरम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब आगे चलें, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर इंपॉर्टेंट यूजेज इन नंबर थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूज नंबर थ्योरी में यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम का कहाँ पर होता है, एक तो HCF फाइंड करने में होता है। ठीक है, HCF फाइंड करने में, HCF को कैलकुलेट करने में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, HCF को कैलकुलेट करने में होता है। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। बेसिक यूक्लिड लेमा डिवीज़न थ्योरम आपको समझ में आ ही गया। अब आगे बात करते हैं की फैक्ट अबाउट एग्जाम देख लेते हैं। तो की फैक्ट्स और एग्जाम देखते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम क्या होता है, A=BQ + R। R जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा इक्वल होता है, और B मीन्स कि आपके किससे, डिवीज़र से छोटा होता है। यहाँ पर समझ में आ गया। यूज इन यूक्लिडियन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। यूक्लिडियन एल्गोरिदम का किसका यूज़ करते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज़ हम लोग HCF को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर अगर R0 रिमाइंडर 0 होगा तो B इज़ अ डिवीज़र ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल अर्थमेटिक में आपका आता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होते हैं, 2 टर्म पढ़ना होगा हमें। एक तो टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला तो टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटिंग टर्म होता क्या है, पहले ये तो जानना होगा। टर्मिनेटिंग टर्म वो है कि अगर हम लोग डिवाइड करें वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, डेसिमल के बाद किसी अंक पे जाकर रुक जाए, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे 1/2 है, क्या है, 1/2 है। 2 से 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ही तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा दो, 0 हो गया, 2 × 5 = 10, पूरा कट गया, ख़त्म हो गया, तो 0.5 आपका आ गया। तो 0.5 यहाँ पर क्या है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह के सिमिलरली 7/8 का डिवाइड करते हैं, 7/8 है मीन्स कि 8 से 7 का डिवाइड करना है। तो देखते हैं ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 8 से 7 जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा। 8 9 72, 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो गया। यहाँ पे 6 0 हो गया। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा ये, 8 7 56, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। तो बिल्कुल ये भी पूरा कट गया। ठीक है, तो ये 0.875 जो है आपका, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 5 के बाद ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जबकि ये रुके ना, चलता रहे, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया। अब आगे चलते हैं टॉपिक पे नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। जैसे कि मान लो 1/3 है। ठीक है, 3 से 1 का डिवाइड किया हम लोगों ने, तो पॉइंट लगा दिया 0, 3 3 × 9, 1 0, 3 3 × 9, 1 0, 3 3 × 9। अब ये क्या है कि लगातार चलते रहेगा। ये कहाँ तक चलेगा ये नहीं पता है, रुकेगा नहीं कहीं भी, डिवाइड पूरा कम्प्लीटली नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो समझ में आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टर्म एक और आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो होगा नॉन रिपीटिंग में, और एक होगा रिपीटिंग में।
ठीक है, एक होगा रिपीटिंग में। मीन्स क्या हुआ, जैसे कि 1/3 है तो इसका क्या आ जाता है वैल्यू 0.33333333, मतलब ये 33 ही रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आपका डेसिमल है। और एक होता है आपका जैसे कि मान लो कि 3.141592653, तो ये जो है मतलब रुकेगा तो नहीं, मतलब कि स्टॉप नहीं होगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद नंबर आपके चेंज होते रहेंगे, तो इसको नॉन रिपीटिंग हम लोग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। दीज आर इरेशनल नंबर। तो ये सारे इरेशनल नंबर है। पाई भी इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज को, बताइए 1/8 करना है, बताना है आपको कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, 13/30 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, √5 क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। क्या बतानी है? 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन सा इसमें रिपीटिंग है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो होमवर्क आपका हो गया, इसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, अब चलते हैं फैक्ट्स अबाउट पाई। पाई के बारे में फैक्ट्स जानते हैं। पाई कहाँ से आया? देखो, पाई को हम लोग 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू मानकर रखते हैं इसको। ठीक है, ये पाई का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये पाई का जो 22/7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि पाई आता कहाँ से। देखो, पाई का जो डेरिवेशन था या इस कॉन्सेप्ट को कैसे लाया गया, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लाया कि जो व्हील होता है ना पहिया, तो पहिए का जब पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं, या उसको सर्कल फॉर्म में होता है तो पेरीमीटर को सर्कल फॉर्म में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। अगर सरकमफेरेंस का उस व्हील के डायामीटर से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर लेते हैं? उस व्हील के डायामीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है पाई, वहीं से पाई आपका आता है। तो ये पाई का डेफिनेशन भी आपका हो जाएगा। पाई इज़ द रेशियो ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायामीटर। मीन्स कि पाई क्या होता है, पाई कैसे डिराइव हुआ होगा? तो पाई ऐसे डिराइव होगा, जो व्हील है, व्हील आपका किस में सर्कल फॉर्म में होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस और डिवाइड बाय डायमीटर कर देते, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग पाई बोलते हैं। लेकिन ये पाई का 22/7 जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको कंप्यूटर से ट्रिलियंस, डेसिमल के बाद ट्रिलियंस टाइम्स आपके नंबर जो है नॉन रिपीटिंग थे उतने तक इसको कैलकुलेट किया जा चुका है, और उसके आगे फिर से ये क्या होता है? नॉन रिपीटिंग हो जाता है और आगे ये नंबर चलते रहता है। ठीक है, तो पाई ऐसे निकल गया। कैसे? देखो, पाई इक्वल टू क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr, और डायामीटर क्या होता है सर्कल का? सर्कल का डायामीटर 2r होता है। ठीक है, 2r से कट गया तो क्या आ गया आपके पास? पाई बचा। तो ये पाई आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, चलें आगे। वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो वैल्यू है वो 22/7 है। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 3.14159, एंड इस पर आगे क्या होते जाएगा? ये रिपीट होते जाएगा, रिपीट होगा लेकिन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और साथ ही ये नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। अब फ्रैक्शनल इसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वो 22/7 है, ये बता दिया मैंने आपको। इसको हम लोग 355/13 भी लिख सकते हैं। एक्चुअल कैलकुलेशन जो होता है इसका वो 355/113 से होता है। क्या होता है? 355/113 से होता है। पाई का जो एक्चुअल रेशियो होता है वो 355/113 होता है। क्या होता है? 355/113 होता है, 355 डिवाइड बाई 113 होता है, जो एक्चुअल पाई का रेशियो होता है, फ्रैक्शन होता है, ये आपका 350 डिवाइडेड बाई 113 होता है। इसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया? अब आगे चलें। आगे पॉइंट क्या है हमारे पास? आगे पॉइंट है डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इसलिए पाई को क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पाई का अगर फैक्ट बात करें तो पाई इज़ ऑल्सो ट्रांसडेंटल, क्या होता है इसको? ट्रांसडेंटल नंबर भी इसको बोलते हैं। पाई को एक दूसरा नाम अगर आप बोलें तो पाई का दूसरा नाम आपका होता है ट्रांसडेंटल नंबर भी होता है, नॉट द रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पर हो गया। और भी कुछ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है पाई के बारे में। फर्स्ट जो पाई कैलकुलेट किया गया था वो आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? फर्स्टली अगर हिस्टोरिकल फैक्ट की ओर जाए तो पाई का कैलकुलेशन किसने सबसे पहले किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे जो कि पॉलीगन में इसका यूज़ किया था इन्होंने 287 से लेकर 212 BC के समय पर। ठीक है, अगर सिंबल की बात करें, सिंबल पाई वाज फर्स्ट यूज, जो ये पाई सिंबल है इसका पहला बार यूज़ किया था विलियम जोन्स ने 1706 में। कब की यूज़ किया था? जो ये सिंबल है पाई, इसका पहली बार यूज़ विलियम जोन्स ने 1706 ईस्वी में किया था, जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ था किससे? आइलर नंबर से। किससे होता है? आइलर से। अब इंडियन मैथमेटिशियन जो आर्यभट्ट थे वो 5th सेंचुरी में ही इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल दिए थे 3.1416। तो जो इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट 5th सेंचुरी में ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई का निकाल दिया था 3.1416, इस तरीके से निकाल दिया था। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाई के बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाई क्या होता है यहाँ पर? तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाई क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है पहले तो पाई, ये जानना होगा। कैन नॉट बी रिटेन एज p/q। तो इरेशनल नंबर होता है, इसको p/q में लिखा नहीं जा सकता है। लेकिन पाई का ये जो 22/7 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई का दूसरा नाम ट्रांसडेंटल नंबर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंटल नंबर भी इसको बोलते हैं, नॉट अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक नंबर में नहीं आता पाई। ठीक है, इसका अपीयर इन मेनी फार्मूला। पाई का अपीयरेंस कहाँ कहाँ पर है? तो इसका फार्मूला में अपीयरेंस है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने में पाई का यूज़ होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने में आपका फार्मूले में पाई का यूज़ होता है। मॉडर्न फैक्ट की ओर चलते हैं। तो मॉडर्न फैक्ट पाई के बारे में क्या है कि कंप्यूटर है कैलकुलेटेड ट्रिलियन ऑफ डिजिट ऑफ पाई। इसी कंप्यूटर ने क्या किया है? इसका कैलकुलेशन किया है 22/7 का। तो ये क्या आया है? जिसको कि एग्जैक्ट वैल्यू आपका था 355 डिवाइडेड बाई 117। तो इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो कंप्यूटर के द्वारा निकाला गया है वो ट्रिलियंस ऑफ डिजिट निकाला गया है। क्या निकाला गया है? ट्रिलियंस ऑफ डिजिट निकाला गया है। फिर भी क्या हुआ है कि नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग तभी भी रह गया और नॉन रिपीटिंग भी रह गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओनली अ फ्यू डिजिट 3.14 और 22/7 आर इनफ फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस। तो जितने भी प्रैक्टिकल पर्पस है उसमें 22/7 हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या तो 3.14 हम लोग यूज़ कर देते हैं। ये आपका कैलकुलेशन पर्पस से जो प्रैक्टिकल पर्पस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इससे पे भी आप लोग कैलकुलेशन को बहुत हद तक सही कर सकते हैं। ठीक है, पाई डे जो होता है, पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 मार्च को, जिसको 3/14 वर्ल्ड वाइड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पाई के बारे में फैक्ट था। जो के बारे में फैक्ट देख लिया। फन फैक्ट देख लेते हैं पाई के बारे में। अब 22/7 ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये कितने बार आपको बता दिया मैंने कि 22/7 जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, न कि एग्जैक्ट वैल्यू है। 3.14159 जो है फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ 5 है ये। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात यहाँ पर कर लिया। अब क्विक एग्जाम पॉइंटर में ये आपका है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि पाई इज़ अ इरेशनल एंड ट्रांसडेंटल नंबर होता है। पाई का जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। फर्स्ट सिंबल यूज्ड बाय विलियम्स जोन्स ने इसका यूज़ किया था 1706 में। एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। तो एग्जैक्ट वैल्यू को फ्रैक्शन में हम लोग एक्सप्रेस्ड अभी नहीं कर पाए हैं पाई के बारे में। यूज्ड इन फार्मूला इन सर्कल में यूज़ करते हैं, स्फीयर में यूज़ करते हैं, वेब और प्रोबेबिलिटी में पाई का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी थे आपके रियल नंबर से वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वीडियो लेक्चर को लाइक करना है, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। इसी तरीके का वीडियो लेक्चर और भी आपको चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल के वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे? तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग MCQ देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर। जितने भी
इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो सारे हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो कल जो MCQ का वीडियो लेक्चर होगा ये लाइव होगा, ठीक है, बिल्कुल लाइव होगा। आज वाला वीडियो लेक्चर तो आपका रिकॉर्डेड है, क्या है, रिकॉर्डेड है, लेकिन कल का वीडियो लेक्चर आपका लाइव होगा, जो कि रियल नंबर के ऊपर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा डिस्कस लोग करेंगे। तो मिलते हैं आपको कल के नए वीडियो लेक्चर में। कल मिलेंगे हम लोग 7:30 बजे या 7 बजे मिलेंगे, ठीक है, 7:30 नहीं 7 बजे शाम को हम लोग नए वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।